Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the chapter number 3, that is Fundamental Rights and Duties. Okay, ठीक है. And last lecture में थोड़ा बहुत ही बाकी था. ठीक है, देखते हैं कहाँ से बाकी है. हमने रिट करवा दिया था, राइट. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हैं, PIL क्या होता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर PIL जो है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो कोर्ट सिस्टम है वो सामने से कभी नहीं आता कि भाई चलो ठीक है देखते हैं ये फंडामेंटल राइट, ये लॉ जो है किसी का फंडामेंटल राइट ब्रिज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. हमें जाना पड़ता है. जितनी बार भी सिखाया ना, यू कैन गो टू द कोर्ट, यू कैन गो टू द कोर्ट. तो कैसे जाते हैं, बस वही दिखाया है यहाँ पर, वही लिखा है. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. क्या लिखा है? एनी पर्सन कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स of social or public interest. It is called PIL. Under PIL, any citizen or a group of citizens can approach the Supreme Court or a High Court for the protection of the public interest against what? Against a particular law or action of the government. ठीक है, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लॉ है. सपोज कि हमारा जो जुडिशियरी, हमारा जो पार्लियामेंट है, उन्होंने उन्होंने कोई XYZ लॉ पास किया. ठीक है, राइट. एंड दिस XYZ लॉ is what? Is a threat to my fundamental right. तो यहां पर क्या होगा, मेरे बिहाफ पे हो सकता है कोई सोशल सर्विस वाले लोग जो सोशल सर्विस कर रहे हैं, या ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, और हाई कोर्ट में एक PIL करेंगे. दैट इज पब्लिक के इंटरेस्ट में. ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई लिटिगेशन करना, दैट इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट. Okay, so one can write to a judge even on a postcard. सोचिए, ठीक है, एक पोस्ट कार्ड पे भी एक आप ये चीज कर सकते हैं. द कोर्ट शेल टेक अप द मैटर. ठीक है ना. यहां पर क्या है? द कोर्ट शेल टेक अप द मैटर इफ द जज फाइंड्स इट इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट. अगर जज को लगता है, ठीक है, कि भाई हाँ मुझे पोस्ट कार्ड से एक कंप्लेन आया. कितना मस्त है ये, सोचिए. ठीक है, कि ऐसा कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आएगा ऐसा कि आप एक पोस्ट कार्ड पे जज को लिख सकते हैं कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल दिस लॉ XYZ लॉ दैट पार्लियामेंट हैज मेड, ठीक है, कहीं ना कहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा सेक्युलर नेचर को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करता है. तो जज को अगर लगेगा कि भाई बात तो इसकी सही है, ठीक है, तो भाई अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अप द मैटर माई सेल्फ. ठीक है, जज क्या करेगा, अपने आप से वो मैटर अपने आप लेगा और उसको सॉल्व करेगा अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, अब यहां पर जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. हाँ, इसमें मैंने हेडिंग नहीं दिया है, वो कट गया था. ठीक है, इसीलिए इसमें हेडिंग नहीं दिया है. दिस इज फंडामेंटल ड्यूटीज. क्या लिखा है? लिखा है, अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स मालूम पड़ा क्या है? आई होप यहां तक मालूम पड़ा होगा. फंडामेंटल राइट्स, दिस आर योर राइट्स. ओके, है ना. आप सरकार से कुछ मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? राइट्स मांग रहे हैं. अब सरकार आपसे क्या मांग रही है? कुछ ड्यूटीज मांग रही है. ठीक है, और ये ड्यूटीज ज्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है, कुछ नहीं. सरकार आपसे ये अपेक्षा करती है, ठीक है, एक्सपेक्ट करती है कि भाई आप जो है ये पर्टिकुलर ड्यूटीज आप अपने अपने जहां तक हो वहां तक निभाइए. ठीक है, और हम तो निभाते ही एज एन एजुकेटेड सिटीजन ऑफ एन इंडिया, एज एन एलिट क्लास, एज एन एजुकेटेड एलिट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री. यस, ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंटेन एनी फॉर्मल लिस्ट ऑफ ड्यूटीज. ठीक है, कोई फॉर्मल लिस्ट ऑफ ड्यूटीज नहीं थी, लेकिन बट by the 42nd Amendment Act of the Constitution, ठीक है, of 1976. आपको पता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधारा वधारा करना, मैंने बताया था टू बी प्रिसाइज इन गुजराती, कुछ चेंजेस करना. द पार्ट 4A of the Constitution, that is article number 51A, was added to the Constitution. This chapter enumerates कितनी fundamental duties है? 11 fundamental duties, ठीक है, of the citizens of India. The 11th fundamental duty
आर्टिकल नंबर 51A के। अब देखिए आर्टिकल नंबर 51A समझ में आया क्या है ये? इट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। कहां से ये ऐड किया गया था? तो कहेंगे बाय दी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ठीक है, कब किया गया था भाई ये? 1976 में। ओके, याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये ए के अंदर कितने पार्ट थे? 11 थे, पहले 10 थे, 11 बाद में किया है। ठीक है, तो 10 कहां से होंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हो गए 10। ठीक है, अब 11th फंडामेंटल जो ड्यूटी है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज के। अब समझ में आया बेटा कैसे होता है ये? ठीक है, सी आर्टिकल नंबर 51 है, यस आर्टिकल नंबर 51 है। 51 क्या डील करता है भाई? फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है। उसके अंदर क्लॉज ए और उसका सब क्लॉज दैट इज के, ऐसे ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। This chapter enumerates 11 duties of the citizens of India. The 11th fundamental duty, that is Article number 51A(k), okay, was added through what? 86th Constitutional Amendment Act. सोचिए 42nd तक तो हमारे पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, है ना, 1976 में। लेकिन 2002 आते आते 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके अंदर हमने 11वीं दैट इज के वाला ऐड किया। ठीक है, राइट। So this is the constitution. This is the way that we read constitution. Okay, चलिए अब आगे देखते हैं। Article number 51A of the Constitution of India reads, "It shall be the duty of every citizen of India." भाई ड्यूटी है, करना तो पड़ेगा, है ना, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं क्या? सबसे पहला टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखा ही क्या है? ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अबाइड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राइट, आपको मानना ही है कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यही तो है जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है हमारे बीच, जो सेक्युलर नेचर दिखाता है हमारे भारत का। ओके, ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे देखिए क्या लिखा है। टू रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। हमारे जो आइडियल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा है ना प्रीएम्बल में। ठीक है, व्हाट आर द, क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द आइडियल्स, ठीक है, दैट आर एनलिस्टेड इन द प्रीएम्बल। भाई आइडियल्स क्या है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, ठीक है, वो क्या चाहते थे? हमारे भारत को कैसा बनाना चाहते थे? तो सबसे पहले तो यूनिटी चाहते थे, इंटीग्रिटी चाहते थे, सेक्युलरिस्ट चाहते थे, सोशलिस्ट बनाना चाहते थे। ठीक है, तो ये तो हमें जो प्रीएम्बल में जो आइडियल्स है, जो कहेंगे कि क्या कहते हैं उसको, एथिक्स है या जो भी लिखा है उसके अंदर, ठीक है, उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। ये तो रेस्पेक्ट करना है। उसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी है, चाहे वो हमारा कोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, तो ये सारे जो हमारे जो कहेंगे इंस्टीट्यूशंस है, उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर लिखा है हमारे नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, हमारे नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। अगेन कमेंट सेक्शन में बताइए नेशनल एंथम क्या है, ठीक है, और कौन लिखा है, हु हैज रिटन। ओके, ये तो सबसे इजी होगा, आई होप इजी होगा। ठीक है, नेशनल एंथम। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं नेशनल सॉन्ग, भाई क्या है, ठीक है, और कौन लिखा है, हु हैज रिटन इट। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, बिटवीन द नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। पहला समझ में आया क्या है? ठीक है, ओके, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। नेशनल फ्लैग, इसको तो हमेशा हमको रिस्पेक्ट करना है, करते ही है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगेन अगेन वन मोर थिंग, बचपन में मुझसे ये गलती होती थी, अब नहीं करता। बचपन में मुझे शौक था, जब इंडिपेंडेंस डे आता, जब रिपब्लिक डे आता, मैं पापा से जिद करता और 5 रुपीज लेती, 5 रुपीज, और 5 रुपीज लेके मैं वो प्लास्टिक का झंडा खरीदता। ठीक है, और दिन भर 2 खरीदता, 2, मुझे अभी भी याद है। प्लास्टिक के आते उस समय पे, अभी तो मैंने खरीदा ही नहीं तो पता नहीं कौन से आते हैं, लेकिन उसको फिर मैं अपनी साइकिल पे लगाता
और दिन भर घूमता, ठीक है, बस इंडिपेंडेंस डे खत्म, मेरा जो रेस्पेक्ट है टुवर्ड्स माय फ्लैग वो खत्म। अगले दिन वो कहाँ पड़ा होता ना, ठीक है, वो मुझे भी ध्यान नहीं था, बचपना था, कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझ जैसा कोई सिविक्स का टीचर नहीं मिला था आपको या मुझे, ठीक है, राइट। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा, वो 2-5 रुपए का जो नेशनल फ्लैग जो हम खरीदते हैं और उसका जो मर्यादा है, ठीक है, वो सिर्फ एक दिन का होता है और फिर उसके बाद हम पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं उसको, ठीक है। हम जानबूझकर नहीं करते हैं, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं अपने ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, बचपने में, लेकिन वो घूम जाता साइकिल में, राइट, ठीक है। तो ये चीज होता, तो ये चीज नहीं करना है, हम सभी ने किया है, मैंने तो किया है ये चीज, जाने अनजाने में ये चीज हुआ है, शौक था, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे को हम एक उत्साह से मनाते थे बचपन में, आज भी मनाते हैं, लेकिन आज उत्साह कम हो चुका है क्योंकि अब हम बड़े हो गए, लेकिन बचपन में तो ये चीज बहुत अच्छा था। हम इंडिपेंडेंस डे में क्या करते, साइकिल रैली करते, हम सोसाइटी में घूमते, ये मैंने किया है, पता नहीं आपने किया है कि नहीं किया है, बस वो झंडा लगा के जाना, साइकिल पे घूमना, 3-4 बच्चे इकट्ठा होके ये करते थे, ठीक है, राइट। तो ये चीज नहीं करनी है। आज भी मेरे कार में, मैं इंडिपेंडेंस डे या मेरे बाइक पे कभी भी इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, कोई भी डे हो, ठीक है, मैं फ्लैग नहीं लगाता, बिकॉज मैं उसको संभाल नहीं पाता, ठीक है। और अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए, नेशनल फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, रास्ते में फेंक दिया, फिर उसके ऊपर हजारों गाड़ियां चलेंगी, पैर लगेगा, नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज, कभी भी आप कोई इंस्टीट्यूशन में जाएंगे ना, तो नेशनल फ्लैग सबसे ऊपर होता है, फिर वो इंस्टीट्यूशन का अपना फ्लैग उसके नीचे होता है, ये भी एक लॉ है, आपको पता होगा, है ना, ठीक है। और कोई भी बड़ा डिग्निटरी मर जाता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, राइट, ठीक है, जब वो गुजर गए थे, तो हमने उनके रिस्पेक्ट में सारे के सारे फ्लैग्स जो है हाफ मास्ट पे रखे थे, हाफ मास्ट मतलब आधे, वो पूरा उसको नहीं करना है, फ्लोर नहीं करना है, हाफ डंडी पे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी, हमें उसको निभाना है। हमारा देश हमसे चाहता क्या है, हमें ही सब देश से लेना है क्या, नहीं, हमको भी इस देश को कुछ देना है, ताकि ये देश जो है प्रॉस्पेर कर पाए इसके आइडियल्स प्रॉस्पेर कर पाए, ठीक है। और ये सब हमारे हाथ में है, बिकॉज वी आर द फ्यूचर सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, वी आर सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, राइट, बट वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस इंडिया, ओके। जब हम ही ये सब नहीं करेंगे, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या करेगी, ठीक है, राइट। तो ये चीजें हमें करनी है। सेकंड क्या लिखा है, टू चेरिश, चेरिश का मतलब खुश होना, एंड टू फॉलो द नोबल आइडियल्स which inspired our national struggle for the freedom, है ना, यस, हमारा जो नेशनल स्ट्रगल था फ्रीडम का, ठीक है, वो हमें करना है, वो हमें उसको चेरिश करना है, उसको हो सके तो फॉलो करना है, ठीक है। चाहे हम बहुत बार गांधी जी का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, राइट, नहीं करना है, वो उनके समय पे उनके हिसाब से वो सही थे, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद एंड मेनी मोर, माफ कीजिएगा अगर मैं किसी फ्रीडम फाइटर का नाम भूल रहा हूं तो, ओके, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर हम इन सभी का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो हमारा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो आगे बढ़ाया, ठीक है, राइट, उनको हमेशा हमें रेस्पेक्ट करना है, ठीक है, हमें चेरिश करना है। एस टी बोस, ठीक है, आई एम एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ हिम, आई एम एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ ऑल द रेवोल्यूशनरीज, ऑल द मेंबर्स ऑफ HSRA, ठीक है, बताइएगा HSRA क्या है, ठीक है, नाम शुरू होता है हिंदुस्तान, बाकी सब आप देख लीजिएगा, ये 10th में सिखाऊंगा आराम से, ठीक है, हिस्ट्री के लिए कुछ तो रखेंगे, ओके। तो क्या है हमारा नेशनल स्ट्रगल, हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइडियल्स जो हम वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रियम्बल पढ़े हैं, बेटा देखिए जो पढ़ाया है ना, हमारे लाइफ टाइम तक हमें याद रखना है, ओके, ठीक है। हमारा नो, आपको आजादी कैसे आई, क्या बलिदान किया हमने, हमारे लोगों ने, हमने तो नहीं, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, लेकिन क्या बलिदान किया हमारे पूर्वजों ने, हमारे फोर रनर्स ने, ठीक है, ताकि हम आज ये आज़ादी से रह पा रहे हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, उन लोगों का क्या योगदान है जो आज इस आज़ादी से हम भारत में जी पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द बेस्ट वन, ठीक है। आई होप आई एम जस्टिफाइंग जो मैंने सेकेंड चैप्टर में सिखाया था, द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है,
ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ऐसा कुछ काम नहीं करना है, ऐसा काम करना है, सॉरी, ऐसा काम करना है जो अपहोल्ड करे, जो प्रोटेक्ट करे हमारी सोवरेनिटी, हमारे देश की सोवरेनिटी के लिए, हमारी यूनिटी के लिए, हमारे अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए। फिर हमें प्रोटेक्ट करना है, टू डिफेंड अवर कंट्री, ठीक है, हमें देश को डिफेंड करना है एंड अगेंस्ट दिस चाइनीज इंट्रूजन इन द गालवान वैली, इन द लद्दाख, है ना। ये नेशनल इंटीग्रिटी सिखाता है हमें, ये ड्यूटी है हमारा, एंड टू रेंडर द सर्विस, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपना सर्विस देना है, नेशनल सर्विस, जब कभी भी जरूरत पड़े हमारे देश को, बलिदान के लिए रेडी रहना है, ठीक है। व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, लिखा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, ओके, दिस इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डिफेंड आवर कंट्री, टू रेंडर नेशनल सर्विस। अब नेशनल सर्विस का मतलब ये नहीं है बेटा कि हमेशा बाउंड्री पे, सॉरी, हमेशा हमारी जो बाउंड्री है, ठीक है, चाहे वो मैकमोहन लाइन हो, चाहे एलएसी हो, चाहे कोई भी हो, इसके ऊपर जाके खड़े रहना है, नहीं, ऐसा नहीं है। नेशनल सर्विस सिर्फ इसी समय पे नहीं होता, नेशनल सर्विस हर उस समय पे होता है जब हमारे देश के लोगों के लिए, आप देखेंगे एनडीआरएफ, है ना, ठीक है, राइट, तो एनडीआरएफ की टीम आती है जब कहीं बाढ़ आता है, अर्थक्वेक आता है, तो इसमें भी नेशनल सर्विस देना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई नेशनलिज्म जगाना है तो बस बॉर्डर पे जाके, बाउंड्री पे जाके खड़े रह जाओ, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। हमारे देश के लोगों की सेवा करना, ठीक है, एनडीआरएफ की तरह, आर्मी की तरह जो करती है। अभी मुंबई में बाढ़ आई थी, ठीक है, महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी पिछले साल, तब देखे होंगे आप लोग, तो ये सर्विस भी देना, ओके। अब आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ई वाला, ठीक है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा, दैट इज व्हाट, फ्रेटर्निटी, कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional, sectional diversities। देखा ना, भारत अपने आप में बहुत सारा देश है, एक देश नहीं है, बहुत सारे देश है। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाइए, आपको भिन्न भिन्न, नो, डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट रीजन के लोग मिलेंगे, ठीक है। गुजरात से, जब कश्मीर से कन्याकुमारी बात कर रहा हो तो गुजरात से आसाम की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, समझ में आया, ठीक है। तो ये सब चीजें करनी है। फिर क्या लिखा है, टू रिनाउंस, छोड़ देना है, क्या, प्रैक्टिस ऑफ डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। देखा, मतलब क्या है, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है, कोई विमेन अगर, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, चाहे वो फुलन देवी हो, राइट, चाहे वो पीटी उषा हो, चाहे हमारे देश की मिनिस्टर हो, ठीक है, राइट, कोई भी हो, उनके लिए कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स, डेरोगेटरी का मतलब यहां पर होता है जो उनका डिसरिस्पेक्ट करे, उनको कहते हैं डेरोगेटरी, ठीक है, राइट, है ना। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये मैंने अभी डिक्शनरी में देखा है, मतलब मैं लिख कर रखता हूं साइड पर ताकि आपको समझ पड़े। एक्सप्रेसिंग व्हाट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है, या फिर अ लो ओपिनियन, राइट, ऑफ समथिंग और समवन, राइट, ये चीज। तो डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स हमें सोशल मीडिया अगेन नहीं लिखना है। मैंने अभी इसका एग्जाम्पल देता हूं, हमारी जो एचआरडी मिनिस्टर रह चुकी है, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी है, अभी कपड़ा एंड कॉटन टेक्सटाइल की मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, अभी योग दिवस पर उनका एक फोटो वायरल हुआ, वो बहुत ही फैट है ना, शी इज हैवी। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा इस माध्यम से, लेकिन ठीक है, माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ आपको ठेस पहुंचा रहा हूं तो, लेकिन ये सोशल मीडिया पर था कि उनके खिलाफ, भले आपकी आपसी दुश्मनी होगी, ठीक है, वो है ना तुलसी, किसकी, मुझे वो शो का नाम याद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो तुलसी एंड मीर, तो वो स्मृति ईरानी जो है, उनके फोटो वायरल हो रहा था, डूइंग योगा पोस्चर एंड डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स लिखे थे, डिसरिस्पेक्ट हो रहा था। तो ऐसा डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। सिर्फ कहेंगे कि मिनिस्टर्स का ही नहीं,
ठीक है, सारी लेडी का, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, ठीक है। अभी हाल ही में एक आईएएस का केस आया था, शी वॉज अ लेडी आईएएस, और उनको अब्यूज किया गया था, ठीक है। आईपीएस में भी ऐसा, तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमें नहीं देने, ठीक है, रिगार्डिंग विमेन। ओके, चलिए, चाहे वो गलती की हो ना की हो, लेकिन वी आर नॉट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये नहीं बताता, ये नहीं कहता, ठीक है, कि ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दिए जाए। मर्यादा में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आगे, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। ये चीज तो बहुत ही ज्यादा कहेंगे कि हमें दुख देता है। क्या है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, राइट। ये वाला एफ वाला जी वाला, ठीक है, दिस आर आवर ड्यूटीज। ओके, मैं ड्यूटीज समझा रहा हूं। ओके, अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। बचाना है ना। अभी हाल ही में एक केस आया था ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, साउथ इंडिया में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस, स्टेट मुझे मालूम है केरला। वहां पर एक प्रेग्नेंट एलिफेंट थी, ठीक है, एंड उनको जो है किसी ने पाइनएप्पल खिला दिया, और दैट वाज स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स। न्यूज में आया होगा, बहुत देखा होगा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ऐसा सब नहीं करना है भाई साहब। क्यों भाई? क्या लिखा है? लिखा है ना, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग व्हाट, फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट को बचाइए, लेक्स को गंदा होने से बचाइए, रिवर्स, है ना, मिशन गंगा, पता है ना आपको, गंगा रिवर को साफ सफाई करने का है, राइट। तो ये सब चीजें, वाइल्ड लाइफ, एंड हैव कंपैशन। कंपैशन का मतलब क्या? दया भावना, फॉर व्हाट, फॉर लिविंग क्रीचर्स, है ना, राइट, समझ में आया। तो ये सब चीजें आपको करनी है, लेकिन आप ये सब चीजें नहीं करते हैं, ठीक है। हम तो नहीं कर, मतलब आप नहीं कहूंगा, हम सब कहीं ना कहीं डार तोड़ते हैं, ये सब चीजें करते हैं, नहीं करना है। हेरिटेज, हमारा जो हेरिटेज है, ठीक है, मैं अभी फिलहाल जब लॉकडाउन था उसके पहले ही मैं घूमने गया था फैमिली के साथ अडालज की वाव में, ठीक है। आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो अडालज की वाव। उसकी दीवारों पे है ना, दिस गाइज व्हाट दे डू इज, दे दे ड्रॉ दिस काइंड ऑफ हार्ट, ऐसे तीर लगाते हैं एंड वो लिखते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। सी क्या हो जाएगा भाई, ऐसा दिल बना के उसके अंदर से तीर घुसेड़ के अपना नाम लिख के, अमर होना है तो रोमियो जूलियट बनिए, शेक्सपियर के पास जाइए, ठीक है। अब ताजमहल, अडालज की वाव, ऐसे हमारे जो हेरिटेज, इवन की कांकरिया में भी, ठीक है। तो ये सब चीजें क्यों लिखना है भाई? आपका प्रेम अमर करना है तो कुछ ऐसा काम कीजिए ना, ऐसे डेरोगेटरी काम क्यों करते हैं? तो हमारा जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हेरिटेज है, उसको बचाना है। मैं देखता हूँ, मैं बीआरटीएस में जाता हूँ, तो पहले तो एएमटीएस और बीआरटीएस की जो बसेस थी ना, उसके पीछे, मतलब मैं जहाँ जिस सीट पे बैठता हूँ ना, ठीक है, तो मेरा फेस कहाँ होगा? अगली वाली सीट का पिछले वाला पार्ट पे, तो वहां पर भी ड्रॉ किया होता है, वहां पर भी लिखे होते हैं नाम। तो ये सब चीजें कहाँ से आता है? ठीक है, तो ये कंजर्व करना है। दिस इज नॉट अ डिसिप्लिन सोसाइटी, नो, ठीक है। ये सब कौन? ये गधे और मूर्ख करते हैं, बंदर करते हैं, हम जैसे नो डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स, होमोसेपियंस नहीं करते, ठीक है। हैव सम डिसिप्लिन, राइट, ठीक है। तो ये चीजें, और मैं तो, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है जब लोग जो है, मैं बहुत बार देखता हूँ, जो लोग जो है बस वो रास्ते में खड़े होकर सुसु करते हैं। ये कोई तरीका है क्या? ठीक है, रोक लो भाई, पे एंड यूज बनाया है, घर जाके कर लो किसी के, रास्ते में करने का क्या मतलब है? तो ये सब चीजें नहीं करना है। दिस इज द ड्यूटी जो आपको अपने देश के प्रति दिखाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा, छोड़ो भावना में बह जाऊंगा एंड यूट्यूब का लेक्चर फिर नेगेटिव में चले जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एच वाला, टू डेवलप द स्पेसिफिक द साइंटिफिक टेम्पो। देखिए इसका डेफिनेशन नहीं है साइंटिफिक टेम्पो, लेकिन ये क्या 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 कहा गया इसमें कि ह्यूमैनिज्म जो है, ह्यूमैनिटी जो है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए क्या लाना है? रिफॉर्म लाना है, ओके, सुधार करना है सोसाइटी में, वो सब चीजें करनी है, ठीक है। तो ये सब चीजें कब होगी? जब हम अपने आप में डेवलप होंगे, हम अपने आप में एज अ ह्यूमन, हमारा साइंटिफिक टेम्पर जो है, ठीक है, वो डेवलप करेंगे। फिर क्या लिखा है? टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। लिखा है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी, हर वो पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो बस हो, एएमटीएस हो, बीआरटी, कुछ भी हो, उसको हमें सेफ गार्ड करना है, उसको ऐसे जला नहीं देना है, ठीक है। जब दंगे फसाद होते हैं ना, तब जला देते हैं हम लोग उसको, अरे वो हमारा ही नुकसान है, ठीक है। एंड टू एब्जॉर वायलेंस, ठीक है, वायलेंस को दूर रखना है। फिर क्या लिखा है?
वो पत्थरबाजी नहीं करनी है, कांच नहीं फोड़ने हैं, ठीक है, सब कुछ हमारा ही है। अब आगे लिखा है टू स्ट्राइव टूवर्ड्स, और इसमें इसमें मैं यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ का बहुत ही ज्यादा कहेंगे कि शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये लॉ लाया कि भाई अगर आप पाए गए, ठीक है, कि आप कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं तो उसका पूरा के पूरा जुर्माना आपसे लिया जाएगा। दिस इज गुड, ठीक है। मैं तो कहता हूं पूरे स्टेट में, पूरे हमारे गुजरात में भी ये होना चाहिए ऐसा कुछ, ताकि लोग डरे, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगेन एवरीथिंग हैज अ प्रो एंड कॉन, हर किसी का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज मुझे अच्छी लगी कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर आप नो कहते हैं ना गुजराती में, अहिया पेशाब नहीं करवू, लेकिन क्या करते हैं, वहीं जाके पेशाब करना है। तो ऐसे लोगों को डंडा मारना चाहिए कि दूसरी बार नहीं करें। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। तो वो चीज हमें सेव करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जे वाला पॉइंट, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, हमको एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है ताकि हमारा जो इंडिविजुअल ऑल स्फीयर्स, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे स्पोर्ट्स का कोई भी स्फीयर में हो, आपको इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली इसको करना है, ठीक है, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस। यहां पर देखिए, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। अगर जाहिर सर पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे तब जाके भारत बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है इनका मतलब, इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पर्टिकुलर चीज अगर आप डेवलप होते हैं तो इन शॉर्ट आपका छोटा सा योगदान इस बड़े देश के योगदान में काम आ रहा है ना, वो टीपे टीपे सरोवर भरा है, ऐसा कहते हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका छोटा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारे देश का, नेशन का, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। यस, नेक्स्ट देखते हैं के वाला, द लास्ट पॉइंट जो 2002 में आया था। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस टू मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन between the age of 6 and 14 get enough opportunities for education। तभी तो RTE क्या है, राइट टू एजुकेशन, कि भाई आपका बच्चा एजुकेटेड रहे, ठीक है, उसके लिए हमने प्रावधान बना दिया है। लेकिन आप तो अपने बच्चे को भेजिए स्कूल में, है ना, क्यों आप अपने बच्चे को मजदूरी करने भेजते हैं, वो छोटू को भेजते हैं 2 कटिंग चाय लेके आ, नो, नेवर नेवर डू दैट। क्या है, इफ यू आर अ पेरेंट देन आपका ये ड्यूटी है कि आपका बच्चा अगर 6 साल और 14 साल के बीच में है, ठीक है, तो उसको इनफ अपॉर्चुनिटी मिले कि वो एजुकेशन अपना ग्रैब कर पाए, अपना डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। नहीं तो मजदूर ही बनेगा, मजदूर ही करेगा, ठीक है, फिर वो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं करेगा, वो सूट बूट नहीं पहनेगा, राइट। तो ये हमें उसको प्रदान करना है। गवर्नमेंट तो करती है बेचारी, लेकिन हम लोग हैं जो अनएजुकेटेड रह जाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स लूंगा मैं, ज्यादा, ठीक है, खत्म करता हूँ ये चैप्टर आज, बहुत समय हो गया है, बहुत दिनों से ये लेक्चर चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। लिखा है अब एन इवैल्यूएशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, इवैल्यूएशन क्या है, हाँ, कि अब हम इसको क्रिटिसाइज करेंगे या हम इसको देखेंगे कि भाई व्हाट इज द इवैल्यूएशन। एक्सक्यूज मी, इवैल्यूएशन देखते हैं। The above duties contained in part 4A of the Constitution as cited above merely defines what the state expects। देखिए यहाँ पे state expect करता है किससे भाई, citizen से, in return for the rights embodied in part 3 of the Constitution। ठीक है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश हमसे एक्सपेक्ट करता है कि इन रिटर्न, देखिए हमेशा सिटीजन फंडामेंटल राइट ये सब ले रहा है देश से, लेकिन हमने देश के लिए क्या किया, हमारी ड्यूटी भी तो है कुछ, राइट। फिर देखिए क्या लिखा है, हाउएवर सम क्रिटिक्स डाउट वेदर द इंकल्जन या इंक्लूजन ऑफ दिस ड्यूटीज वुड सर्व एनी यूजफुल पर्पस और नॉट। यस, क्रिटिक्स का काम ही है क्रिटिसाइज करना, है ना। पांचों उंगलियां थोड़ी ना सीधी होती है, सेम होती है, कुछ छोटा होता है कुछ बड़ा होता है। तो वैसे ही देश में भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग रहते हैं, तो क्रिटिसाइज करते ही है कि भाई इनका इंक्लूजन करना है या नहीं करना है। अब देखिए जैसा पहला वाला क्या लिखा है, सम ऑफ द ड्यूटीज हैव नॉट क्लियरली वर्डेड, है ना, लाइक साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब क्या साइंटिफिक टेम्पर का,
आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको कुछ और मतलब निकलेगा। तो इसका डेफिनेशन नहीं दिया, लेकिन हमें समझना है क्या इसका मतलब क्या होता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब यही कि साइंस के हिसाब से साइंटिफिक एक लॉजिकल टेम्पर आप डेवलप कीजिए। टेम्पर का मतलब टेम्परामेंट भी कह सकते हैं इसको, दिमाग, बुद्धि, ठीक है। ब्रश नहीं करना है, लॉजिकल चीजें यूज करनी है, साइंटिफिक वे से सोचना है, इस तरीके से। ह्यूमैनिज्म क्या है नहीं पता, इसके वेरियस इंटरप्रिटेशन। मैं हूं एज अ टीचर, मैं उसका कोई और इंटरप्रिटेशन निकालूंगा, कोई और है उसका कोई और इंटरप्रिटेशन निकालेगा। तो इसका हमें डेफिनेशन नहीं दिया गया है। फिर देखिए क्या लिखा है, देयर इज नो कोअर्सिव मशीनरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज। यस, देखिए आपने फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट्स बना दिया, ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दे दिया कि फंड, और इवन के पीआईएल भी करवा दिया, राइट। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स अगर छीने जाते हैं तो। लेकिन क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, वो फॉलो करे सिटीजन्स, उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं बनाया, कोई मशीनरी नहीं बनाया भाई, ठीक है। ये तो मतलब क्या है, ऑप्शनल है। अरे ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी बनाइए इसको, ठीक है। तो क्या लिखा है, देयर इज नो कोएर्सिव मशीनरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस ड्यूटीज, हेंस they say that the chapter on duties will remain a pious hope till some more amendments and additions to part 4a of the constitution are made. Yes, अब देखते हैं आगे। But the characterization of the fundamental duties is not justified. Yes, it is not justified because क्या लिखा है, लिखा है nothing can be got without paying a price. Yes, सही बात है। अगर हमें चाहिए कि certain rights, if we want certain rights, we will have to perform certain duties. सही बात है यार, ये मैं बहुत ही ज्यादा सहमत हूं इस बात से कि आपको लेना और देना, नो गिव एंड टेक रिलेशन होना चाहिए। अगर आपको ये फंडामेंटल राइट चाहिए तो एक काम कीजिए, आप ये फंडामेंटल ड्यूटी निभाइए, तब जाके आपको ये फंडामेंटल राइट मिलेगा। तो देखिए प्राइज मिलेगा ना भाई, प्राइज है तो यही चीज तो लिखा है, इफ वी वांट सर्टेन राइट्स वी विल हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। और इसीलिए मैं कहता हूं ना, यूपी का एग्जाम्पल दिया मैंने योगी आदित्यनाथ का, ठीक है। क्या दिया कि भाई आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको वो हरजाना मिलेगा, हरजाना भरना पड़ेगा, राइट। तो क्या है सर, आपको फंडामेंटल राइट सरकार दे रही है, लेकिन आपको फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभानी है, आपको बसें चलानी है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना है, नुकसान करना है, नहीं, ठीक है। तो एवरीथिंग हैज अ प्राइस। यहां पर मैं सहमत हूं, इसीलिए सहमत हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ओके, और लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, है ना। दिस इज द लाला लैंड, राइट, ठीक है। और इस लाला लैंड में किसका चलेगा, इस लाला लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन का ही चलेगा, ओके। और क्या लिखा है, we have to perform certain duties also, certain fund, you need certain fundamental rights, then you need some duties. Every right implies a duty. Yes, हर एक राइट का एक ड्यूटी होना चाहिए। These duties will make us good and responsible citizens. Ultimately क्या चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे, यही चाहता है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए भाई साहब। नेक्स्ट, secondly, the fundamental duties have put the fundamental rights in the right perspective. It has been rightly remarked, fundamental duties complement fundamental rights. They have balanced one thing with the other. Yes. Thirdly, the fundamental duties have been added to make the citizens patriotic. Yes. है ना, patriotic क्या होता है, nationalistic, है ना। स्यूडो नेशनलिस्टिक नहीं भाई, स्यूडो पैट्रियोटिक नहीं। पैट्रियोटिज्म दिखाना है तो हर जगह दिखाना है, राइट, ठीक है। एंड मेक देम रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ओके। आफ्टर दैट, fourthly, the fundamental duties have been incorporated in the Constitution of India to promote the idea of harmony, shanti जाड़वी रखिए, in a land of what? In a land of diversities, भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग, and to strengthen the nation. Okay, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। If you still have any doubts in any particular topic, be free to call me. मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा, लेकिन कॉल बैक करूंगा, जरूर करूंगा, ठीक है। बहुत सारे अननोन नंबर्स मैं नहीं उठाता इसीलिए, ओके, ठीक है। चलिए, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।